फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हम यहाँ पर देखेंगे लिरिक को, बैलेट को एंड सटायर को। 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल बेसिक से रिपीट जो है डिटेल दी गई है, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। उसमें लिरिक, बैलेड एंड सटायर तीनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बैलेड होता है। इलेजी, बैलेड, सोनेट और ट्रेजेडी, बल्कि इलेजी, सोनेट एंड बैलेड ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं आपके लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या टर्म्स ऑफ लिटरेचर या लिटरेरी टर्म्स एंड कंडीशन या मूवमेंट या कॉन्सेप्ट, बात एक ही होगी, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है टॉपिक से रिलेटेड। और अब पसंद आता है, समझ में आता है, या कोई भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड इस टॉपिक से है, इन टॉपिक से है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। बैलेड, लिरिक। लिरिक क्या होता है? गीत होता है। एक गीत एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होती है गीत, विच इज मीन टू बी संग बाय अ सिंगल सिंगर। सिंगल सिंगर के द्वारा एक गीत गाया जाता है, एक पोएम गाई जाती है, म्यूजिकल पोएम गाई जाती है, उसे लिरिक कहा जाता है। बस इतना ही यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू रस्किन, लिरिक इज द एक्सप्रेशन बाय द पोइट ऑफ हिज ओन फीलिंग्स। ये लाइन रस्किन की इम्पोर्टेंट है कि ये लाइन आपसे बहुत रेयर पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि पूछी जाती है, ज़्यादातर लिरिक के बारे में नहीं पूछी जाती, लेकिन इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी कि लिरिक इज द एक्सप्रेशन बाय द पोइट ऑफ हिज ओन फीलिंग। किसने कहा है? तो रस्किन ने। इट इज़ मार्क्ड बाय सिंगलनेस ऑफ थीम एंड सिंगलनेस ऑफ इमोशन। यहाँ पर किसी एक इमोशन को, एक थीम को, सिंगल इमोशन होगी, उसी को वर्णन किया जाएगा। विच इज ऑफन सेड। नॉर्मली लिरिक इज ऑफ 2 काइंड्स। 2 तरह के लिरिक होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। कभी कभी जो कि है गाने वाला बेचारा अपनी पर्सनल फीलिंग को रो रहा है, और कभी कभी होता है किसी और को याद करके किसी और की स्टोरी को एक कविता के रूप में, एक लिरिक के रूप में सुना रहा है। तो इन ए पर्सनल लिरिक द पोएट एक्सप्रेस हिज पर्सनल इमोशन। इन एन इम्पर्सनल लिरिक द थीम इज इम्पर्सनल। कोई भी इमोशन हो सकता है, खुशी का, गम का, कुछ हो। ये फिक्स नहीं है कि लिरिक जो है रोने के लिए ही गाए जाएंगे, इसका कोई इमोशन नहीं होता है। खुशी में भी, दुख में भी, कोई भी कंडीशन हो, हम कविता जैसे नॉर्मली कविता हम गा देते हैं, तो कोई भी हो सकती है। द अर्लीस्ट लिरिक्स वर रिटन बाय ग्रीक। लिरिक वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस वॉट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लिरिक इंट्रोड्यूस किसने किए थे? थॉमस वॉट ने, इंग्लैंड में। द अर्ली 19th सेंचुरी सॉ एन आउटबर्स्ट ऑफ लिरिक पोएम्स। वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस, शेली एंड किट्स आर प्रोड्यूस्ड अ गुड नंबर ऑफ लिरिक्स। सबसे ज़्यादा लिरिक्स किसने लिखे? वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस, शेली एंड किट्स ने। द फेमस लिरिकिस्ट ऑफ द मॉडर्न एज आर W.S. डेविस, रॉबर्ट ग्रेव्स एंड W. यीट्स। तो W. यीट्स जो थे ये फेमस जो है मॉडर्न लिरिसिस्ट कहे गए हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या कभी क्वेश्चन बना है तो यही बन सकता है इस पर। हालांकि बना नहीं है कि W.H. डेविस, रॉबर्ट ग्रेव्स एंड W. यीट्स क्या है, तो ये फेमस लिरिसिस्ट हैं, बस। नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो लिरिक इम्पोर्टेंट है हमारा बैलेड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बैलेड होता है हिंदी में गाथा गीत। सिंपली कई बार मैंने बताया आपको कि जब कोई जो सिंगर्स होते हैं गांव जा रहे हैं, कस्बे जाकर गीत से गाते हैं, कुछ लोग कि गा रहे हैं, कहीं जाकर गा रहे हैं और किसी की कथा सुना रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं। या भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्री में ही गाते जा रहे हैं, कि किसी की गाथा को गा रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसे जागरूक करने के लिए या किसी भी रीजन से, तो उसे बैलेड कहा जाता है। गाथा गाई जाती है, गाथा गीत। ए बैलेड इज़ ए टेल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग। एक गाने की तरह गाया जाता है। जैसे हम रामायण को देखते हैं, सभी की रामायण देखी जरूर होगी, भारत में तो सभी ने देखी होगी, हर धर्म ने देखी होगी रामायण। तो जब लव कुश लास्ट में गा रहे हैं रामायण की, राम जी की गाथा गा रहे हैं, वो बैलेड माना जाएगा। इंग्लिश में बैलेड, हिंदी में गाथा गा रहे हैं वो। इट इज सॉन्ग और ए कलेक्शन ऑफ ए सॉन्ग संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। ये वाली लाइन कई बार ये क्वेश्चन आया कि बैलेड कहा किसे जाएगा, तो बैलेड सॉन्ग संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर फ्रॉम विलेज टू विलेज। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, यहाँ तक ही कई बार ये आया हुआ है।
तो जो घुमक्कड़ होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, सिंगर्स होते हैं, घुमक्कड़ सिंगर्स, गांव से गांव जाकर जो गा रहे हैं उसे बैलेट कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंस में पूरे में ओवरऑल है। आगे हम इम्पोर्टेंट पार्ट इसका उठाते हैं। द बैलेट पोएट नरेट्स ए कॉम्प्लेक्स टेल इन डायरेक्ट एंड सिंपल मैनर, नॉट सो इम्पोर्टेंट। द बैलेट्स आर रिटन इन 4 लाइन स्टेंजा। बैलेट कितने, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलेट कितने लाइन का स्टेंजा होता है, 4 लाइन का। उसे क्या 4 लाइन का हम पहले कई बार पढ़ चुके। 4 लाइन के स्टेंजा को कहेंगे क्या, क्वाड्रेंट्स एंड इयाम्बिक मीटर। तो 2-3 क्वेश्चन अब यहाँ देखिए कि बैलेट्स कितनी लाइन, कितने स्टेंजा की लाइन में लिखा जाता है, 4 लाइन। 4 लाइन स्टेंजा सीधे सीधे आ सकता है, या फिर बैलेट जो है किस स्टेंजा फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स वर्ड भी पूछ लिया जाता है। या बैलेट किस मीटर में लिखा जाता है, तो एन इयाम्बिक मीटर। या बैलेट क्या है, तो एन इयाम्बिक मीटर। इस तरह से सिंपल आपको ये पूरी लाइन या पता होनी चाहिए कि बैलेट के बारे में 4 लाइन का स्टेंजा होता है जिसे क्वाड्रेंट्स कहा जाता है, जो इयाम्बिक मीटर में लिखा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बैलेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ये 2 लाइनें हैं। और हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिएगा, बैलेट से रिलेटेड यही 2 लाइनें किसी भी तरह पूछी जा सकती हैं, पर मिलेंगी आपको ये 2 लाइनें भी। आप कोई भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिएगा। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन हैव 4 iambic feet एंड द सेकेंड एंड फोर्थ हैव 3 iambic feet। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कितने iambic feet होता है, 4। एंड सेकेंड एंड फोर्थ, जब 4 लाइनें हैं, क्वाड्रेंट 4 लाइनों का होगा, तो पहली और तीसरी लाइन में क्या होगा, 4 iambic feet होगा। और फिर आगे सेकेंड एंड फोर्थ लाइन में 3 iambic feet होता है। अब बैलेट इंपॉर्टेंट। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनन किसने लिखा है, एस.जी. कॉलरिज ने। इंपॉर्टेंट। ला बैलेट डैम सेंस मर्दी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसने लिखा, जॉन किट्स ने। क्या है ये, एक बैलेट। इसका सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि ये है ला बैलेट डैम सेंस मर्सी क्या फॉर्म है, कौन सा लिटरेरी टर्म है, तो ये एक बैलेट है। ये एक बैलेट है, याद रखिएगा। किसने लिखा, जॉन किट्स ने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। द लेडी ऑफ शैलोट टेनिसन ने लिखा, हार्वे रेल ब्राउनिंग ने लिखा, किंग्स ट्रेजेडी रोसेट ने लिखा। तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हमारा फर्स्ट और सेकंड ही होगा। अब बात करते हैं सटायर। एग्ज़ाम के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप सोच लें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके जो वर्क, हम फेमस वर्क जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो किसी न किसी तरह से पूछे जाते हैं। तो सैटायर का सीधी सी बात है कि इसका इन्वेंशन जो हुआ है वो रोमन्स में जाके ज़्यादा हुआ है। द सैटायर्स आर नोन टू हैव बीन ओरिजिनेटेड कहाँ, ग्रीस, बट एज ए लिटरेरी फॉर्म जो हुआ है वो रोम में माना जाता है। ये क्या होती है, एक व्यंग होता है। किसी भी टॉपिक पर, प्रोज में, पोइट्री में, ड्रामा में और नॉवेल में, कहीं पर भी एक व्यंग जब आता है उसे सैटायर कहते हैं। सैटायर क्या होता है, किसी का मजाक बनाना, व्यंग करना, एक व्यंग। तो ये कहीं पर भी आ जाता है। तो इतना सा ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे देखेंगे। प्रोबेबली द फर्स्ट इंग्लिश सैटायरिस्ट इज चौसर। फर्स्ट इंग्लिश सैटायरिस्ट कौन था, चौसर ने लिखे थे। हालांकि क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द क्लासिकल एज ऑफ पॉप एंड जॉनसन ऑल्सो सॉ सैटायर्स इन प्रोज। सोशल सैटायर्स आर मोर पॉपुलर देन पर्सनल वंस। जो सामाजिक मुद्दों पर जो व्यंग की तरह मतलब कह भी दिया और व्यंग्य भी कर दिया, वो ज़्यादा पॉपुलर थे। तो अब आगे इसके जो वर्क हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। द कैंटरबरी टेल्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सटायर। तो आपसे बाद में पूछा जाएगा कि किसने लिखा कैंटरबरी टेल्स, किसने लिखा, गुफरी चौसर ने। या फिर चौसर ने कौन सा वर्क लिखा, कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के कितने पार्ट होते हैं, टेल्स के कितने पार्ट्स हैं, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एब्सलम एंड एचेट पॉल, जॉन ड्राइडन। द रेप ऑफ द लॉक, द डंकेट, अलेक्जेंडर पॉप। सटायर में भी आ रहा है द रेप ऑफ द लॉक, और पीछे हमने कहा था किस चीज़ में और भी ये आया था। अभी पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक में और द रेप ऑफ द लॉक को रखा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा रीज़न क्या है दोनों जगह रखने का, क्योंकि वहाँ पर भी व्यंग्य बताया था कि व्यंग या किसी का मजाक बनाना या हंसी मजाक का हास्यास्पद होता है वो भी,
और सटायर का मतलब ही व्यंग या हास्यास्पद होता है, तो दोनों ही फॉर्म में ये आ जाता है। हालांकि जो पहले हमने पढ़ा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द रेप ऑफ द लॉक क्या फॉर्म में लिखा हुआ है सटायर के अलावा, अब आप बताइएगा। लंदन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। द बैटल ऑफ द बुक्स जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा। पिकविक पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने लिखा पिकविक पेपर? चार्ल्स डिकेंस ने। ये चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा वर्क लिखा इनमें से? पिकविक पेपर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है द सिल्वर बॉक्स, जॉन गेल्सवर्दी का। ये जो जॉन गेल्सवर्दी थे एक प्रॉब्लम प्ले लिखने वाले, सामाजिक जो समस्याएं थे उसके ऊपर प्रॉब्लम जो प्लेज इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। और इनका नोबेल प्राइज़ जॉन गेल्सवर्दी का बहुत से एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। जॉन गेल्सवर्दी का जो नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है उसका सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जॉन गेल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है मिला कब था। नेक्स्ट आता है द कॉकटेल पार्टी, टी.एस. इलियट का लिखा हुआ। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये सटायर में रेयर ही पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ रहे जाते हैं कि ये लेखक कौन है, पिकविक पेपर के लेखक कौन है या सिल्वर बॉक्स के लेखक कौन है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह से। तो इसी को आप लर्न करके रखिएगा। फिर भी कोई डिटेल या कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।